तो ईवीएम की बैटरी 90 से 95% कैसे हो गई काउंटिंग के दिन? ये ममता बनर्जी सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग ने ईवीएम बैटरी के कम ज्यादा चार्जिंग लेवल के मुद्दे को एक टेक्निकल इश्यू बताया था और ईवीएम बैटरी को लेकर जितने भी सवाल पूछे गए थे सभी का एक जैसा जवाब दिया था। चुनाव आयोग ने क्या इस सवाल का पहले जवाब दिया था वो आपको बता देता हूं। चुनाव आयोग का यह कहना था कि ईवीएम की बैटरी का परसेंटेज डिस्प्ले वोल्टेज बेस्ड है। इसमें 7.4 वोल्ट से ऊपर चार्ज होने पर बैटरी लेवल 99% तक दिखता है, जबकि यह बैटरी की एग्जैक्ट रिमेनिंग लाइफ यानी बची हुई पावर क्षमता नहीं होती है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि वोल्टेज धीरे धीरे गिरता है। पोलिंग और काउंटिंग दोनों के लिए बैटरी काफी होती है। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम की बैटरी को लेकर किए जा रहे सवालों को बेसलेस बताया और खारिज कर दिया कि यह जो तर्क दिया जा रहा है कि 30-40% होनी चाहिए, 90, 95, 80 कैसे हो गई, यह सवाल ही बेसलेस है। यह भी कहा गया था कि ईवीएम की बैटरी लेवल का वोटिंग, काउंटिंग या रिजल्ट से कोई लिंक नहीं है, यानी ईवीएम की बैटरी कितने परसेंट चार्ज है इससे जो उससे रिजल्ट निकलेगा इन दोनों का कोई लिंक नहीं है, तो जोड़िए मत इसको। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ने जोड़ा और अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इसको जोड़ रहे। मतलब हालत यह है कि हार गए हैं, रोने का भाई पुराना बहाना है। अरे हार गए, जाइए, बीजेपी को मौका मिला है, उन्हें मैंडेट मिला है, उनको सरकार बनाने दीजिए और फिर कमियां निकालिए, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष यही काम करता है। और कमियों को लेकर जनता के पास जाइए और देखिए कि पश्चिम बंगाल की हालत सुधारने का जो वादा बीजेपी ने किया था वो वादा बीजेपी पूरा करती है कि नहीं। अब अगर बंगाल में ईवीएम खराब था तो सवाल उठता है कि भाई केरल में कौन सा बैलेट पेपर से चुनाव हुआ? केरल में भी तो ईवीएम से चुनाव हुआ, वहां जीत गया तो ईवीएम ठीक है, वहां परसेंटेज भी ठीक है, वहां कोई बैटरी नहीं देखने गया कि ईवीएम में कितने परसेंट बैटरी वोटिंग डे के दिन थी और कितनी परसेंट बैटरी काउंटिंग डे के दिन थी। तुलना करते देखकर भी सवाल तमिलनाडु को लेकर भी है कि भाई तमिलनाडु में क्या हुआ। लेकिन आप लॉजिक देखिए, तर्क देखिए, जहां इंडी गठबंधन हार गया वहां ईवीएम की बैटरी अधिक हो गई, मतलब बंगाल और असम वहीं ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। तो भाई सवाल यह कि कौन सा लॉजिक है? और फिर सवाल तो यह भी है कि आप यहां पर पश्चिम बंगाल में कह रही हैं और कांग्रेस सपोर्ट भी कर रही है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। अब केरल में कांग्रेस को सरकार बनाना है, वहां पर पिनराई विजयन मुख्यमंत्री थे, वो भी कहें कि हम हारे नहीं हराए गए हैं, स्टालिन भी कहें कि हम हारे नहीं हराए गए हैं, तो बनाते रहिए अगली सरकार। केरल में तो कांग्रेस को सरकार बनाना है, जाइए बनाइए। पिनराई विजयन अगर कोई आइडिया दे दे कि आप भी ममता बनर्जी की लाइन पर चलिए तो। अब सवाल तो उठता है कि भाई पूरा विपक्ष पब्लिक को समझता क्या? बहाना भी ढूंढ कर लाओ तो कुछ ऐसा जिस पर लोग विश्वास करें, कुछ तर्क हो, कोई फैक्ट हो, आप सिंक कर सकें। यह नहीं कि सोकर उठे और कोई भी बहाना कर दिए। और यह भी एक बात समझना चाहिए कि एक कहावत फिर कहता हूं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो ईवीएम का रोना नहीं चलेगा। चुनाव भी लड़ेंगे, जहां जीत गए वहां पर ईवीएम को एक्सेप्ट भी करेंगे, जहां हार गए वहां कहेंगे सारा विलेन ईवीएम है और सारा विलेन चुनाव आयोग है और चुनाव आयुक्त। अब एक और ममता बनर्जी ईवीएम का रोना रो रही हैं, तो इधर बीजेपी बंगाल में अपना सीएम चुनने की तैयारी में जुट गई। अब बंगाल में सीएम चेहरा कौन होगा? पहली बार बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती रही है, उनके विजन की बातचीत बीजेपी करती है, तो कोई दमदार आदमी चाहिए था जो जाकर वहां पर सीएम चेहरे का नाम वहां पर विधायकों से बातचीत करके अनाउंस करे। और जाहिर सी बात है अमित शाह से बड़ा नाम कोई हो नहीं सकता है, इसलिए अमित शाह को यह जिम्मेदारी सौंपी। बीजेपी ने अमित शाह को बंगाल का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। बंगाल चुनाव में दिल्ली के जितने भी बड़े नेता वहां डेरा डाले हुए थे उन्हें अभी कहा गया कि आप बंगाल में ही रहिए। सीएम चेहरे समेत बीजेपी की कई रणनीतिक बैठकें बंगाल में चल रही हैं। कौन अगला नाम होगा, क्या शुवेंदु ही होंगे या किसी और नाम पर चर्चा चल रही है। सारा मंथन बंगाल में और कहा गया है सबसे जितने बड़े नेता हैं आप रहिए वहीं पर बंगाल में डेरा डालकर रहिए। सभी बड़े नेताओं को कहा गया है कि वो शपथ ग्रहण की तैयारियों का ध्यान रखें। इसके अलावा बंगाल शासन की महत्वपूर्ण फाइलों पर भी खास नजर रखने के निर्देश पार्टी की ओर से बीजेपी नेताओं को दिए गए हैं कि देखिए 15 साल से जो खेला चल रहा था या जो हिसाब किताब की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है वो करने के लिए बीजेपी नेताओं को कहा गया कि आप रहिए वहीं पर। बंगाल में इस बार ममता सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की ऐसी लहर चली कि टीएमसी के 35 में से 22 मंत्री हार गए। आप सोचिए 35, ममता बनर्जी कैबिनेट में 35 मंत्री, उसमें से 22 मंत्री चुनाव हार गए और दावा यह किया जा रहा है हम हारे थोड़ी नहीं, हराए गए। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाई, यानी जिस सीट पर वो खड़ी थी वहां से 15,000 वोट से हारे।
टीएमसी के करीब 63% मंत्री चुनाव हारे। बंगाल चुनाव में कुछ सीटों पर हार का अंतर भी बहुत बड़ा रहा। उद्योग मंत्री शशि पांजा 14,600 वोटों से हार गए। पूर्व मंत्री निर्मल मांझी 49,500 वोट से हार गए। उदयन गुहा 17,400 से ज्यादा वोट से हार गए। प्रदीप मजुमदार 30,900 वोट से हार गए। चंद्रिमा भट्टाचार्य 26,400 वोट के अंतर से हार गए। हार ही नहीं हुई। अब सोचिए क्या लॉजिक है। पहले दिल्ली और अब तमिलनाडु के साथ बंगाल में भी इंडी गठबंधन के सहयोगी दल सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, बाहर जा चुके हैं। इसीलिए विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है कि यह बड़ा वाला मजबूत किला ढह गया, वहीं से ललकार होती थी, वो ललकार अब कैसे दी जाएगी। इसीलिए राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक ने चुनाव के नतीजों पर बीजेपी और चुनाव आयोग को दम भरकर कोसा। और वही राहुल गांधी कोस रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी को कोस रहे थे। राहुल गांधी तो ममता के साथ खड़े हो गए, उनकी हाँ में हाँ भी मिलाने लगे हैं। एक बार कोई उनको जाकर रिमाइंड कराया कि भाई आप ही तो कह रहे थे कि टीएमसी का जंगल राज, ममता बनर्जी का गुंडा राज, और उसी के चलते बीजेपी को रास्ता मिला। अब क्या हो गया? यही राहुल गांधी थे जो बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को पानी पी पी कर कोस रहे और कह रहे थे कि टीएमसी बंगाल में बीजेपी को जीतने का रास्ता दे रही है। तो टीएमसी ने रास्ता दिया, बीजेपी जीत गई। अब कह रहे हैं कि बंगाल में 100 सीटों की चोरी हो गई। अखिलेश यादव ने भी नतीजों पर सवाल उठाते हुए तंज कसा और लिखा कि बंगाल में जब नतीजा मनमर्जी से निकलता है और निकल ही गया तो भाजपाई परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री भी मनमर्जी से ही बनेगा। भाई सवाल तो यह है कि बीजेपी को मैंडेट मिलेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये बीजेपी को देखना है, उनके विधायकों को देखना है। खैर, विपक्ष को जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि एक अंधा भी मोदी जी की लोकप्रियता को बेहतर देख पाएगा। जो व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा हो उसे जगाया नहीं जा सकता। संजय राउत भी आ गया आज सामने। वो कह रहे हैं कि ममता ने इस चुनाव में राहुल से बात नहीं करके बहुत बड़ी गलती कर दी। सुनिए पहले उनके बयान। डेफिनेटली राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है, राहुल गांधी की बात मानी। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। राहुल गांधी ने जो जो कहा है वो सच हो गया है। दूरदृष्टि वाला नेता है, विजन है उनको। तो पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर। आप सोचिए संजय राउत को। एक और वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी से बात नहीं करके बहुत बड़ी गलती कर दी और उसीलिए चुनाव हार गए, ये भी जताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर कह रहे हैं कि चुनाव चोरी हो गया। तो भाई संजय राउत आप जाइए, पहले आराम से बैठिए, आंखें बंद करके सोचिए कि हुआ क्या है। बंगाल में चुनाव के नतीजों पर विपक्ष भनाया है, लेकिन बीजेपी चुपचाप अपना सीएम चुनने की तैयारी में जुट गई है। और सीएम की रेस में जो सबसे बड़ा नाम है वो शुवेंदु अधिकारी का चल रहा है, जिन्होंने ममता बनर्जी को पिछले 2 चुनाव में हरा दिया और बोलकर हराया कि हराएंगे। पिछली बार के चुनाव में नंदीग्राम में हुआ था और इस बार भवानीपुर तो वो जो ममता बनर्जी का गढ़ है, जहां से वो चुनावी प्रक्रिया में आगे बढ़े। और इन दोनों ही चुनावों में बोलकर हराकर, चैलेंज देकर हरा करके शुवेंदु अधिकारी ने खुद को साबित किया है, लिहाजा उनका नाम सबसे प्रबल है। और आप यह भी देखिए कि शुवेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के करीब ही हुआ करते थे, टीएमसी में थे, सेकंड नंबर की उनकी हैसियत थी। लेकिन 2020 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और पिछले 6 साल में उन्होंने ममता बनर्जी को 2 बार हराया और खुद को सीएम पद की रेस में सबसे आगे ले जाकर खड़ा कर दिया है कि हम सबसे बड़े दावेदार हैं। और बनता भी है भाई, जो बोलकर हरा दे सिटिंग सीएम को 2 बार, उससे बड़ा नाम कौन सा होगा। हालांकि बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि वो अक्सर एक ऐसा चेहरा लेकर आती है जिसकी कोई चर्चा नहीं होती और वो सरप्राइज पैकेज के तौर पर होता है। नया चेहरा देकर हर कोई चौंक जाता है। तो लोग कुछ ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इस बार भी मोदी और शाह के दिमाग में कुछ और चल रहा है या फिर शुवेंदु ही रहेंगे, क्योंकि इस बार बीजेपी ने खुद अमित शाह को बंगाल का केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है कि आप जाइए और इस पूरी प्रक्रिया को आप देखिए। बंगाल की जीत बीजेपी के लिए अभी तक की सबसे बड़ी जीत कही जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो ये कहते थे कि मान लीजिए कि 226 सीट पर हम ही खड़े हैं, जिसको लेकर डेरेक ओब्रायन ने चुनाव वोटिंग के दिन, आपको याद होगा कि चैलेंज दिया था कि 226 सीट पर आप ही खड़े हैं और ममता बनर्जी जीत गई तो क्या आप इस्तीफा देंगे। हालांकि डेरेक ओब्रायन उसके बाद कोई वीडियो बनाते हुए नहीं दिखाई दी। आप देखिए कि बंगाल के कुछ इलाकों में तो बांग्लादेश जैसा हाल हो रखा था, और जब बीजेपी प्रचंड जीत के साथ बंगाल में आ गई है तो कैसे लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, होली मन रही है, अबीर गुलाल लेकर लोग सड़कों पर।
बंगाल में यह सिर्फ बीजेपी की जीत का जश्न नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें बदलाव की बात कर रही हैं कि बदलाव का इंतजार था वहां पर ग्राउंड पर। अब कोई आंख बंद करके बैठा था कि बदलाव नहीं हो सकता है तो ये उसकी गलती है। अब कहा जा रहा है कि हिंदुओं ने एकजुट होकर वोट दे दिया। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की सियासत को जवाब भी दे रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति का ही असर है कि एकजुट हिंदू बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर बनकर सामने आ गया और इसको लेकर अलग अलग दलों में हड़कंप भी मचा। लेकिन 2 महीने बाद बंगाल में फिर से होली मन रही है। ये तस्वीर आप देखिए कैसे बंगाल में भगवा लहर और भगवा का जलवा है। इसकी कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक ट्रेलर आप लोग नारे लगाते दिखाई दिए। जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उसी दिन नारे लग रहे थे। आप सोचिए क्या ही गजब स्थिति थी। चुनाव के पहले कुछ महीनों पहले था और कई बार तो ये धमकी दी जाती थी कि लगाओ जय श्री राम का नारा, देख लेंगे। रहना इसी बंगाल में है ना, जब सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी तब देख लेंगे। ये पहले के चुनाव में धमकियां दी गई। तो अब लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं जो लोगों के भाव हैं, जो वो भावुक हैं, वो बता रहे हैं कि बंगाल के लोगों को जो चाहिए था वो मिल गया। लोग अब सड़कों पर निकलकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने मोदी जी से कुछ नहीं मांगा था, हमने तो उनसे हमारा धर्म मांगा था। आप सोचिए कि इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है। संविधान जिसको लेकर नेताओं ने दिखाया, बंगाल में इस चुनाव में एक और बड़ी बात हुई और वो बड़ी बात यह कि इस बार चुनाव में हिंसा ना के बराबर हुई। शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं, कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई धांधली नहीं हुई। बंगाल की जनता भी मान रही है कि यह सिर्फ केंद्रीय सुरक्षा बलों की वजह से हुई। इसलिए जहां भी जीत की रैली निकल रही है, लोग सुरक्षा बलों को धन्यवाद देते हुए दिखाई दे। कहा तो यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी ने तो झालमुड़ी खाकर बंगाल के चुनाव को रिसेट कर दिया था, जिसके बाद से बंगाल में झालमुड़ी सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। लोग तो अब झालमुड़ी पर गाने भी गाने लगे। अब देखिए कई बार चर्चा होती है ना कि ब्रांड मोदी, तो ब्रांड मोदी जिस पर हाथ रखते वो भी ब्रांड और झालमुड़ी अगला ब्रांड। आप देखिए कि जिस तरह से लोग खुलकर जीत का जश्न मना रहे हैं, इससे पहले किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मंदिर का गेट खोल दे। आप सोचिए ये सब भारत में हो रहा था। संविधान की बातचीत होती है, लोकतंत्र के सम्मान की बात होती है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है, लेकिन आप खुद सोचिए कि आप लोगों में से कितने लोगों को पता था कि ऐसा कोई मंदिर बंगाल में जो 4 साल से बंद था। एक ऐसी छवि बनाई गई थी जिसमें यह बताया और समझाया जाता था कि बंगाल के लोग अलग हैं। बाहर वाले वहां पर जाकर सांप्रदायिक बातें करते, तो कोई पूछे कि मंदिर बंद करना सांप्रदायिक हुआ कि नहीं हुआ, जबकि हकीकत यह है कि मंदिर बंद करके रखा हुआ। सवाल यह भी है कि कोई भी पूजा स्थल अगर वो कानूनी तौर पर सही है, यानी गैर कानूनी निर्माण नहीं है, तो उसे बंद करके क्यों रखा जाएगा। यह सत्ता और प्रशासन का काम है कि ऐसी नौबत ही ना आने पाए। आसनसोल का मंदिर खुला तो स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी आपसे। इतना दिन बाद मंदिर खुले हैं, खाली हमने आसनसोल का जितना हिंदू है सब खुश है, क्योंकि ये मंदिर आसनसोल का शान का बात है। आज हम लोग बहुत दिन से पहले देखने मिल रहा है यहाँ पर जब मंदिर का सामने दुकान लगा देता है। हम यही बात पूछते हैं, जो दुकान लगाया है जो दुकान उसको बोला है जब हम दुकान लगाओ, उसको हम पूछते हैं कोई अगर दूसरा कम्युनिटी का हुआ मंदिर में जाकर हिंदू लोग को दुकान लगाने देगा? नहीं देगा। बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए और गर्भवती महिलाओं को 21,000 की सहायता का वादा किया, जबकि ममता बनर्जी बंगाल की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपया दे रही थी। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण का भी वायदा बीजेपी ने किया था। राज्य की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का भी वायदा किया गया। 40 साल से कम उम्र की महिलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त HPV टीकाकरण का वादा किया गया। हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि का भी बीजेपी ने वादा किया।